आज की कहानी है माँ की वसीयत। दादी की वसीयत ने बेटों को सड़क पर ला दिया। एक ऐसी कहानी जो दिल को हिला दे। जिस घर में कभी सुबह की शुरुआत दादी सावित्री देवी की पूजा से होती थी, आज उसी घर में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे किसी गहरे राज की गवाह थी। आंगन में वो नीम का पेड़ जिसके नीचे कभी पूरा परिवार बैठकर खाना खाया करता था, आज सूना पड़ा था। सावित्री देवी इस घर की नींव थी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही दो बेटे महेश और सुरेश को पाला था। कभी अपने गहने बेचे, कभी खेत गिरवी रखे, कभी खुद भूखी रही, लेकिन बेटों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। वो अक्सर कहा करती थी, बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, माँ की गोद में छोटा ही रहता है। लेकिन वक्त बदल चुका था। महेश अब शहर का बड़ा बिजनेसमैन था, सुरेश सरकारी नौकरी में था। दोनों की शादियां हो चुकी थी, घर में बहुएं थी, पोता पोती थे। पोती अनन्या कॉलेज में पढ़ती थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे संपत्ति की कीमत बढ़ी, रिश्तों की कीमत घटती चली गई। महेश एक दिन बोला, माँ ये पुराना घर बेच देते हैं, शहर में फ्लैट ले लेंगे। सावित्री देवी शांत स्वर में कहा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। महेश ने नजरें फेर ली, सुरेश ने भी हामी भर दी। भावनाओं से पेट नहीं भरता माँ। उस दिन पहली बार सावित्री देवी की आंखों में चोट दिखी। धीरे धीरे बहुएं अलग रसोई की बात करने लगी, खाना अलग अलग बनने लगा। दादी का कमरा घर के कोने में कर दिया गया। सिर्फ एक इंसान था जो रोज उनके पास बैठता था, अनन्या। वो दादी के बाल बनाती, पुरानी कहानियां सुनती और चुपचाप उनका हाथ पकड़कर बैठ जाती। एक दिन दादी ने पूछा, बेटा अगर एक दिन मैं न रहूं तो क्या ये घर वैसा ही रहेगा? अनन्या मुस्कुरा दी, जब तक आपकी दुआ है सब ठीक रहेगा। लेकिन दादी समझ रही थी। एक दिन दोपहर जब बाकी सब लोग शादी में गए थे, सावित्री ने अपने पुराने संदूक से एक फाइल निकाली। वो चुपचाप वकील शर्मा जी के ऑफिस पहुंची। शर्मा जी ने हैरानी से पूछा, माता जी सब ठीक तो है ना? दादी ने गहरी सांस ली। अब ठीक करना है। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत तैयार करवाई, हर लाइन सोच समझ कर लिखवाई। शर्मा जी ने आखिरी बार पूछा, आप निश्चिंत हैं? दादी ने दृढ़ आवाज में कहा, बहुत देर कर दी, अब सही समय है। कुछ महीनों बाद दादी गंभीर बीमार हुई। अब बेटों की चिंता सेवा नहीं, कागजात थे। महेश ने सुरेश से कहा, देख लेना, वसीयत हमारे ही नाम होगी। सुरेश बोला, इतना क्या है तो हमारा ही हक बनता है। उधर अनन्या अस्पताल में दादी का हाथ पकड़े बैठी थी। दादी ने आखिरी बार आंखें खोली और फुसफुसाई, सच्चा अपना वही होता है जो स्वार्थ में साथ ना छोड़े। उनकी सांस रुक गई। घर में मातम था, लेकिन कुछ चेहरों पर इंतजार था। सबको इंतजार था वसीयत का। अगले सोमवार पूरा परिवार ड्राइंग रूम में जमा था। वकील शर्मा जी फाइल लेकर बैठे थे। महेश की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। सुरेश बार बार घड़ी देख रहा था। बहुएं एक दूसरे को इशारा कर रही थी। शर्मा जी ने चश्मा ठीक किया और पढ़ना शुरू किया। सावित्री देवी। कमरे की हवा भारी हो गई और फिर कमरे में ऐसा सन्नाटा था जैसे दीवार भी सांस रोककर खड़ी हो। वकील शर्मा जी की आवाज गूंजी, सावित्री देवी अपनी पूरे होशो हवास में, मैं यह वसीयत लिख रही हूँ। महेश ने गर्दन सीधी कर ली। सुरेश ने होंठ भींच लिए। बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई। मेरी चल अचल, मेरी संपत्ति, यह पुश्तैनी घर, खेत और बैंक की जमा पूंजी शामिल है। कमरे में हल्की सरसराहट हुई। सबको यकीन था नाम उनका ही होगा, लेकिन अगली लाइन सुनते ही जैसे बिजली गिर पड़ी हो, यह सब अपनी पोती अनन्या के नाम करती हूँ। एक पल के लिए किसी को यकीन नहीं हुआ। महेश उछल पड़ा, ये क्या मजाक है? सुरेश की आवाज कांप गई, शर्मा जी आपने गलत पढ़ा है। वकील ने शांत स्वर में दोबारा हर शब्द पढ़ा, बिल्कुल साफ। अनन्या मेरी वह संतान जिसने बिना स्वार्थ मेरे अकेलेपन को बांटा। कमरे में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो जिससे वह सबका चेहरा साफ दिख रहा था। महेश गुस्से में चिल्लाया, एक लड़की को इतनी बड़ी जायदाद, ये हमारा घर है। तभी शर्मा जी ने अगला पन्ना खोला। यदि मेरे बेटों ने इस वसीयत को चुनौती दी तो पूरी संपत्ति एक वृद्धाश्रम को दान कर दी जाएगी। अब सन्नाटा और गहरा हो गया था। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसे इस फैसले की भनक भी नहीं थी। महेश ने अनन्या की ओर देखा, तुमने दादी को भड़काया होगा। अनन्या ने पहली बार सर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन मजबूत। दादी को कभी किसी ने समझा ही नहीं। उन्होंने जो किया अपने आत्मसम्मान के लिए किया। सुरेश कुर्सी पर बैठ गया। उसे याद आया वही माँ जिसने उसकी पहली साइकिल के लिए अपने कंगन बेच दिए थे। महेश को वो दिन याद आया जब बुखार में पूरी रात माँ उसके सिरहाने बैठी रही थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबको लगा अब वो भी उस घर में राज करेगी। लेकिन उसने धीरे से वकील से कहा, दादी की एक शर्त और थी, है ना शर्मा जी?
शर्मा जी ने सर हिलाया। उन्होंने लिखा, हाँ, अगर अनन्या चाहे तो वह इस घर को परिवार के नाम रहने दे सकती है, लेकिन एक शर्त है। सबकी नजर अनन्या पर टिक गई। वो खड़ी हुई दादी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर बोली, ये घर बिकेगा नहीं, यहाँ कोई अलग रसोई नहीं होगी और हर साल दादी की पुण्यतिथि पर घर के बाहर बैठकर गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। महेश की आंखें झुक गई। सुरेश के गले में शब्द अटक गए। उसे समझ आ चुका था, माँ ने जायदाद नहीं बांटी, सबक बांटा था। कुछ महीनों बाद उस आंगन में फिर चूल्हा जल रहा था। नीम के पेड़ के नीचे सब साथ बैठे थे। महेश ने पहली बार कहा, माँ सही थी, भावनाओं से पेट नहीं भरता, लेकिन बिना भावनाओं के घर भी नहीं बनता। सुरेश ने चुपचाप दादी की तस्वीर के आगे दीपक रखा। अनन्या आसमान की ओर देख मुस्कुराई। दादी कहीं से आशीर्वाद दे रही हो, क्योंकि कभी कभी इस वसीयत सिर्फ संपत्ति नहीं बांटती, रिश्तों का असली चेहरा भी दिखा देती है। और उस दिन दो बेटे सच में सड़क पर नहीं आए, बल्कि अपने घमंड से उतरकर जमीन पर आई। कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।